एक लीगल टर्म है जो हम लॉ में, पॉलिटी में भी हमने इसको पढ़ा है, वहां पर भी थोड़ा हमने इसके बारे में आपको डिस्कशन दिया था जब हमने वीटो पावर की बात की थी प्रेसिडेंट की। लेकिन यहां लॉ में जब हम बात करते हैं, वीटो इज अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अलाउइंग अ हेड ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूटिव टू स्टॉप लेजिस्लेटिव बिल फ्रॉम बिकमिंग लॉ। वीटो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट या एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेटिव बिल को लॉ बनने से रोकता है, स्टॉप करता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, लेजिस्लेचर का काम होता है बिल को पास करना। लेकिन जब ये बिल पास होती है, अब इसको लॉ बनना होता है, लेकिन लॉ बनने से पहले ही इसको वीटो किया जाता है। तो ये वीटो कौन करता है? हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम प्रेसिडेंट बोल सकते हैं या कभी गवर्नर करता है। इट फंक्शन एज ए चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म एंड सुपर मेजोरिटी वोट ऑफ 2/3 बाय द लेजिस्लेचर टू ओवरराइड। तो कॉमन टाइप्स जो इंक्लूड है इसमें रेगुलर वीटो आता है या पॉकेट वीटो आता है। तो ये बेसिकली जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो इस पावर को यूज करता है कभी रेगुलर वीटो में कि वो ऑब्जेक्शन लाता है कि ये बिल जो है मैं इसको साइन नहीं करूंगा, इस बिल को वो वापस भेज देता है। लेकिन कभी वो पॉकेट वीटो यानी जिसमें कोई एक्शन नहीं ली जाती, डिले कर दिया जाता है, तो इस चीज को भी हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो डेफिनेशन क्या है? वीटो का मतलब क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, यानी रिफ्यूज करना, किसी चीज को नहीं मानना, किसी चीज को साइन नहीं करना या किसी चीज को रिफ्यूज करना। तो यहां पे आता है लॉ की बात की, जब कोई लॉ पास होता है लेजिस्लेचर की तरफ से, उसको रिफ्यूज किया जाता है, उसको जो है रोका जाता है, उसको फाइनल करने से पहले। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड मेयर कैन आल्सो वीटो बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के अंदर या गवर्नर्स होते हैं या कुछ जगहों पे मेयर्स होते हैं, वो इन बिल्स को नहीं पास करते, तो इसको हम बोलते हैं वीटो। इसके अलावा वीटो का यूज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी होता है, जहां पर जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे होल्ड वीटो पावर ओवर रेजोल्यूशंस। जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर लाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो परमानेंट मेंबर जो वहां पे है वो इसको वीटो कर सकते हैं, और इस तरह से जो वहां पे डिसीजन कोई लेना होगा वो डिसीजन नहीं ले पाते। So veto powers are generally time sensitive, requiring executives to act within a specific number of days after a bill is delivered. तो वीटो जो है एक टाइम सेंसिटिव, इसका एक टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम पीरियड के अंदर जो है अगर ये पास नहीं हुआ तो ये बिल फिर पेंडिंग रह जाती है। तो यहां पे हमने दो चीजें सीखी, एक कि जो हमारे लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है उस लॉ को वीटो किया जा सकता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट और फ्रॉम द गवर्नर, या दूसरा जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ के अंदर, जहां पे हमारे जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी किसी भी रेजोल्यूशन को वहां से वीटो कर सकते हैं, बिल पास नहीं होगी, कानून नहीं बनेगा। तो आप में से कोई कहेगा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन है? चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस। हाँ, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड। हाँ जी, एक है यूएसए अमेरिका जिसको बोलते हैं, दूसरा है यूके यानी इंग्लैंड, तीसरा है चाइना, और चौथा है रशिया, और पांचवा है फ्रांस। इन 5 कंट्रीज को हम बोलते हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इन 5 कंट्रीज के पास एक स्पेशल पावर है जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। और उस वीटो पावर का मतलब क्या होता है? दैट दे कैन रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन, वो किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया वीटो। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो अक्सर हम यूज करते हैं लॉ के अंदर, वो है वारंट। तो वारंट क्या होता है? A warrant is a legal written document issued by a competent authority such as judge or magistrate, authorizing law enforcement to take specific actions like arresting a person or searching premises. It serves as crucial authorized jurisdiction for actions that would otherwise violate individual rights. वारंट एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसमें जज आता है, मजिस्ट्रेट आता है, या कोई एथोराइजिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी,
वो ये वारंट निकालती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट निकालती है जिसमें कहा जाता है अरेस्टिंग ए पर्सन कि इस शख्स को अरेस्ट किया जाए, या सर्चिंग प्रेमिसेस कि उसके मकान या प्रॉपर्टी की सर्च की जाए। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक अथोराइज्ड जस्टिफिकेशन होती है दैट वुड अदरवाइज वायलेट, क्योंकि अगर इंडिविजुअल राइट्स, अगर आपके पास वारंट ना हो तो विदाउट वारंट आप किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज ये इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन होगा। लेकिन वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट नहीं करता, बल्कि इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जज की तरफ से निकला होता है, ये कोर्ट की तरफ से आया होता है, तो इसमें एक शख्स को अरेस्ट किया जाता है। अब इसमें वारंट के कुछ टाइप्स है। एक है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट क्या होता है? जैसे पुलिस कहती है, आपने बहुत बार देखा होगा, किसी शख्स से कहती है कि हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है, मतलब एथोराइजेस द डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी उनका कहने का मतलब होता है कि हमें यह पावर दिया गया है, वी हैव बीन एथोराइज्ड टू डिटेन यू, हमें यह पावर दिया है कोर्ट ने कि हम आपको अरेस्ट करें, हम आपको जो है डिटेन करें। दूसरा होता है सर्च वारंट। ये क्या होता है? अलाउज लॉ एनफोर्समेंट फॉर सर्च फॉर एविडेंस, कि वो आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टी का जो है सर्च करे, एविडेंस वहां से ढूंढे, तो उसको बोलते हैं सर्च वारंट, कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी या आपकी कंपनी, जो कुछ भी आपके पास है, इसकी तलाशी लेना चाहते हैं। तीसरा होता है एग्जीक्यूशन वारंट। एथोराइजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंडेम्ड पर्सन, यानी एग्जीक्यूशन वारंट मतलब कि जो कंडेम्ड पर्सन है उसको ये अथोराइज करता है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और एक होता है बेंच वारंट, इशूड डायरेक्टली बाय अ जज अगेंस्ट समवन हु फेल्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। ये बेंच वारंट होता है जज की तरफ से, जो किसी भी जो बंदा अपीयर नहीं हुआ है कोर्ट में, उसको डायरेक्टली जो है कहा जाता है कि आप कोर्ट में जो है पेश हो जाओ। तो राइट्स एसोसिएटेड विद अ वारंट, वारंट के साथ क्या क्या राइट्स होते हैं? मिसाल के तौर पे, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट्स ए वारंट, they must inform the subject of its contents and show the document upon request। यानी जिस बंदे के खिलाफ वारंट निकला है उसके भी कुछ राइट्स है। ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी और उसको दबोच लेगी, बल्कि ये उसका राइट है कि वो उनको पूछे कि किस बारे में मेरा वारंट निकला है, मैंने क्या किया है। तो इसको बताना जरूरी है। ये जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बंदे को बताए कि इसके कंटेंट्स क्या है, इसमें क्या मैटर लिखा हुआ है या डॉक्यूमेंट क्या है, उसको दिखाए, जिसमें पूरी तरह से ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। अब यहां है डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट। समन भी एक चीज होती है, ये भी एक ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से, बुलावा। तो इसमें और वारंट में क्या फर्क है? तो समन इज एन ऑर्डर टू अपीयर। समन होता है ऑर्डर निकालना कि आपको अपीयर होना है कोर्ट में, यानी कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आता है जिसको हम समन बोलते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप कोर्ट के सामने पेश हो जाओ, अपीयर हो जाओ खुद ही। आपको जबरदस्ती कोई पकड़ के नहीं लाया जाएगा, आपको एक डेट टाइम दिया जाएगा कि इस तारीख को इस डेट पे आपको कोर्ट में हाजिर होना है। Whereas warrant is an unauthorization for legal action or immediate arrest, जबकि वारंट का मतलब होता है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन ली जाएगी और इमीडिएटली आपको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, वारंट निकला तो फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। समन में सिर्फ आपको अपीयर होना है। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो मेरे आज के एग्जाम में भी हमने पूछी थी, बीएलबी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को पूछा था, तो मैं कोशिश कर, वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको दिया था इससे पहले, लेकिन फिर भी हम आज को डिफाइन करेंगे। वो है डेफिमेशन। डेफिमेशन क्या होता है? किसी को बदनाम करता, तो जब कोई किसी को बदनाम करने की कोशिश। अच्छा, अगर दो बंदे कहीं पे बैठे हैं, मिसाल के तौर पे आप हो और आपके साथ कोई और बंदा बैठा है, आप उसके साथ बात करते हो, आप उसको डिफेम कर रहे हो, आप उसके खिलाफ बात कर रहे हो, आप उसके खिलाफ जो है बोल रहे हो, तो क्या यह डेफिमेशन होगा?
या कोई नो और चीज सर, इसमें अगर हम पब्लिक में उसकी डेफिनेशन, सर अगर हम उसकी पब्लिक में सोसाइटी में डेफिनेशन करते हाँ, हैं, यानी इसमें थर्ड पर्सन का होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन जो जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो फिर यह डेफिमेशन नहीं होगा, इसमें थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो डेफिमेशन क्या होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में गलत अफवाह फैलाता है, गलत बातें बोलता है, जो बाद में प्रूव हो जाती है कि ये सारा ढोंग था, ये सारा एक इंसान की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक इंसान की इज्जत उतारने के लिए किया गया था, तो अगर ऐसी चीज होती है तो वो डेफिमेशन बन जाता है। So defamation is the communication of a false statement to a third party that injures a person's or entity's reputation, encompasses both written libel and spoken slander. यानी डेफिमेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है, एक ऐसी बातचीत होती है, एक ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट होता है जो थर्ड पर्सन के जरिए से को तक पहुंचता है और जिससे आप एक इंसान की रेपुटेशन खराब हो जाती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो, चाहे आप जबानी बोले या चाहे आप लिखें अखबार में। इट्स अ सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्विंग नेग्लिजेंट और मैलिशियस फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और एक सिविल रॉन्ग भी होता है, और इसमें जो बंदा इन्वॉल्व होता है उसकी ये नेग्लिजेंस मानी जाती है, उसकी ये फॉल्स स्टेटमेंट होती है। अब लिबल का मतलब क्या है? रिटन और पब्लिश डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन प्रिंट, ऑनलाइन और ब्रॉडकास्ट, रेडियो, टेलीविजन, अखबार या सोशल मीडिया में कोई चीज लिखना जिसमें आप किसी के बारे में गलत चीज लिख रहे हो, उसको बदनाम करना, इसको लिबल बोलते हैं। दूसरा होता है सिलेंडर, यानी स्पोकन और ऑरल डिफेमेटरी स्टेटमेंट। जब आप सिर्फ जबान से बोलते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो, तो वो भी इसमें इसका दूसरा टाइप सिलेंडर उसको बोलते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ ए क्लेम, जिस बंदे की आपने डेफिमेशन की है तो उसके राइट्स क्या होते हैं? कहते हैं टू प्रूव डिफेमेशन ए प्लेंटिफ मस्ट जनरली एस्टैब्लिश दैट द स्टेटमेंट वाज फॉल्स। प्लेंटिफ जिसकी आपने डेफिमेशन की है, जो इसका शिकार हुआ है, तो उसको क्या करना है? उसको ये प्रूव करना है कि जो डेफिमेशन है ये गलत है। यानी इसका मतलब है अगर वाकई उसने ये किया है फिर ये डेफिमेशन नहीं होगा। चोर को चोर बोलोगे तो वो कोई डेफिमेशन नहीं होगा। हाँ, एक ऑनेस्ट, एक रेप्यूटेड पर्सन को हम चोर बोलेंगे तो वो डेफिमेशन होगा। तो इसलिए उसको ये प्रूव करना है कि जो उसके ऊपर एलिगेशन लगी है ये गलत है। और जब ये चीज साबित होगी, और दूसरा उसको ये बताना है कि ये थर्ड पर्सन को भी बोला गया है, ये सोसाइटी में सबको पता लगा है, ये इसने बंद कमरे के अंदर नहीं बोला है, बल्कि ये उसने खुलेआम बोला है, सबके सामने बोला है, और काज डैमेज टू देयर, और इससे क्या है? उसकी रेपुटेशन को डैमेज पहुंचा है, उसकी जो रेपुटेशन सोसाइटी में जो उसकी इज्जत थी, वैल्यू थी, वो खत्म हो चुकी है। और जब ये क्लेम प्रूव हो जाती है तो फिर डेफिमेशन का केस बन जाता है। तो लीगल डिफेंस क्या है? ट्रूथ इज जनरली एन एब्सोल्यूट डिफेंस। सबसे बड़ा डिफेंस होता है ट्रूथ, कि अगर सच्चाई है तो वो छुप नहीं सकती। अदर डिफेंस इंक्लूड प्रिविलेज स्टेटमेंट्स इन कोर्ट और ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, फेयर कमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यानी ये कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है, ये एक प्रिविलेज होता है कि जब कोर्ट के अंदर ये केस आता है और जब वहां पर यह प्रूव होता है कि वाकई इस इंसान की शख्सियत को खत्म किया गया है और लोगों के अंदर जो है इसके बारे में गलत नेगेटिव चीज फैल गई है, तो उस वक्त ये जज का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कितना फाइन करेगा दूसरी पार्टी के ऊपर। ये उस सिचुएशन को देखा जाता है। सो व्हाइल ऑफन ए सिविल टॉर्ट, डिफेमेशन कैन बी ए क्रिमिनल ऑफेंस इन सम जुरिसडिक्शंस। हालांकि एक सिविल टॉर्ट है, एक सिविल क्राइम माना जाता है, तो लेकिन कभी कभी ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है। क्लियर? अच्छा, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड जो है हिंदुस्तान के अंदर एक समझो एक ऑफिशियल, एक कॉम्प्रहेंसिव कोड है, क्रिमिनल कोड है, जो 1862 से चला आ रहा है और जिसको रिसेंटली रिप्लेस किया गया है दूसरे नाम से BNS यानी भारतीय न्याय संहिता।
भारतीय न्याय संहिता एक नया नाम दिया गया है आईपीसी को, जिसको पहले हम बोलते थे इंडियन पेनल कोड। तो ये इंडियन पेनल कोड 1862 में अंग्रेजों ने बनाया है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है ये अंग्रेजों के देन है। हाई कोर्ट भी आपने देखा, ये कलकत्ता, बंबई या मद्रास का हाई कोर्ट जो है वो अंग्रेजों ने बनाया है, बाद में फेडरल कोर्ट, बाद में ये बाकी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये जुडिशरी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया है अंग्रेजों ने। उससे पहले महाराजा होते थे, उनके अपने अलग कानून हुआ करते थे, लेकिन जो लॉ आज हमारे यहां इंडिया के अंदर है, क्रिमिनल लॉ, वो असल में अंग्रेजों का बनाया हुआ है, 1862 से चला आ रहा है। ये लॉ हमने नहीं बदला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने नहीं बनाई, लेकिन जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वो वही है जो तब चला आ रहा था। तो आप में से कोई बताया, कश्मीर में भी एक अपना कानून हुआ करता था, रणबीर पेनल कोड। उसको बोलते थे आरपीसी। रणबीर सिंह यहाँ पे एक राजा था, उसने वो बनाया था रणबीर पेनल कोड। इसी तरह इंडियन पेनल कोड था। तो इंडियन पेनल कोड जो है ये 1862 से चला आ रहा था, लेकिन अब इसका सिर्फ रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने नाम बदल दिया है 2024 से। इसका नाम जो है बीएनएस पड़ गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय का मतलब इंसाफ होता है, तो सिर्फ नाम बदला है, बाकी इसके अंदर जो कानून है वो वही है। थोड़ी बहुत चेंजेस कहीं पे लाई गई है, लेकिन 99% पुराना ही कानून है। ये कुछ चीजें इसमें चेंज कर दी गई और नाम बदल दिया गया। यानी आज भी जो लॉ, क्रिमिनल लॉ हमारे इंडिया के अंदर है वो 1862 में अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और वही हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हमारे जितने भी कोर्ट से वहां पर चलता है। तो ये इंडियन पिनल कोड या जिसको हम बीएनएस आजकल बोलते हैं, ये क्या है? इट डिफाइन्स ऑफेंसेस सच एज मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड। ये बताता है, ये इसमें डिफाइन किया गया है कि मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, और उनकी पुनिशमेंट क्या है। और ये माना जाता है फाउंडेशन लॉ फॉर केसेस फाइल्ड बिफोर द ट्रांजिशन, कि जो भी हमारे कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं उनकी बुनियाद इसी आईपीसी के ऊपर है, यानी बीएनएस के ऊपर है। इसमें जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शंस है, चैप्टर्स है, इसी तरह इसके अंदर ये जो कोड बनाया गया है, आईपीसी कोड जो है या बीएनएस जिसको बोलते हैं, ये डिवाइडेड है अमंग 23 चैप्टर्स, जिसमें 500 सेक्शंस है, जिसमें पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है पुनिशमेंट, जिसमें क्राइम को एक्सप्लेन किया गया है और क्राइम की पुनिशमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, इंसानों के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट जो ऑफेंस होता है, जिसमें इंक्लूड है मर्डर, सेक्शन 302 दफा 302 के तहत, जिसको हम बोलते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, मर्डर इसमें इंक्लूड है। इसी तरह इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस है। इसी तरह ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें थेफ्ट, रॉबरी है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसी तरह इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें है, सेडिशन का है, डाउरी डेथ का है, अननेचुरल ऑफेंसेस। ये सारे सेक्शन, ये सारे चैप्टर्स इन क्राइम्स को, इन ऑफेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही बताते हैं कि इन ऑफेंसेस की सजा, पुनिशमेंट क्या है। तो इसी तरह से इसमें कुछ जनरल एक्सेप्शंस भी है, जैसे सेल्फ डिफेंस, एक्सीडेंट, एक्टिंग विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, कि अगर अपने डिफेंस के लिए कोई इंसान किसी को मारता है, दैट इज नॉट ए पुनिश। ऐसे भी इसमें ऑफेंसेस दिए गए हैं कि अगर वो ऑफेंस आप करते हैं तो उनके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। यानी कोई बंदा क्राइम करता है लेकिन उस क्राइम के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। मतलब कोई बताएगा? आपने कोई क्राइम किया लेकिन उसके लिए सजा नहीं है। सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस। हाँ, आपने अपने आप को बचाने के लिए किसी को मारा, यानी क्राइम किया आपने, लेकिन वो क्राइम नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस, एग्जेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन। इसी तरह एक्सीडेंट, कोई बंदा गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट करता है, वो बंदा मर जाता है लेकिन इसको पुनिशमेंट नहीं मिलती क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, एक्सीडेंट है। इसी तरह एक्टिंग विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, कि आपने कोई काम किया लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, मेंसरिया नहीं था, तो इस तरह वो चीज भी, वहां पर भी आपको एग्जेप्शन मिल जाता है। यानी जितने भी ऑफेंसेस है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई है कि कौन कौन सी चीज इंडिया के अंदर ऑफेंस है, क्राइम है और उसकी सजा क्या होगी।
तो ये आईपीसी या बीएनएस जो है ये अपडेटेड है और एक मॉडर्नाइज्ड क्रिमिनल लॉ है इंडिया के अंदर। जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉ इस वक्त इंडिया के अंदर है वो बीएनएस है, जिसको अपडेट किया गया है, लेकिन असल में ये पुराना आईपीसी है जो 1862 में बना था। क्लियर? मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है? जब आर्मी के हवाले देश को किया जाता है, हालांकि देश तो आर्मी के हवाले है, लेकिन कहां पर? सरहदों के ऊपर, कि बाहर से कोई दुश्मन ना आए, वॉर ना हो, उस वक्त सारी कंट्री आर्मी के हवाले होती है, पुलिस तो उस वक्त सारा जो है कमांड इन्हीं के पास आता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? हमारी एक गवर्नमेंट होती है, हमारा पुलिस होता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हमारी जुडिशरी होती है, हमारा लेजिस्लेचर होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यही लोग देश को चलाते हैं। बट कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है जब हमें मार्शल लॉ इंपोज करना पड़ता है। और ये मार्शल लॉ क्या होता है? इज द टेम्पररी सबस्टिट्यूशन ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी फॉर सिविलियन रूल। जब सिविल रूल की जगह मिलिट्री अथॉरिटी आ जाती है, जब हमारी गवर्नमेंट की जगह आर्मी संभालती है, खासतौर से ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, नेचुरल डिजास्टर या सिविल अनरेस्ट होता है। जिस तरह हमने रिसेंटली बांग्लादेश में जनजी का रेवोल्यूशन देखा, उसको सिविल अनरेस्ट बोलते हैं। या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जब सारा सब कुछ बिखर जाता है, या कभी वॉर, तो ऐसी सिचुएशन में मार्शल लॉ को लाया जाता है, देश को या स्टेट को या उस एरिया को पुलिस आर्मी के हवाले कर दिया जाता है। अंडर मार्शल लॉ मिलिट्री फोर्स टेक ओवर पुलिस फंक्शंस। जब मार्शल लॉ आता है तो पुलिस का काम आर्मी करती है। एंड स्टैंडर्ड सिविल लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट आर ऑफन सस्पेंडेड। और जो सिविल लिबर्टीज है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या मूवमेंट, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? क्यों ये मार्शल लॉ लाया जाता है? टू रेस्टोर ऑर्डर व्हेन सिविल एंड गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट कैन नॉट मैनेज क्राइसिस। जब गवर्नमेंट नाकाम हो जाती है या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी जो है, पुलिस जो है, वो भी नाकाम हो जाती है, तो तब मार्शल लॉ को लाया जाता है, तब आर्मी को बुलाया जाता है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, 89 में जब कश्मीर के अंदर हालात खराब हो गए थे, आपको पता नहीं, आप तो पैदा नहीं हुए थे उस टाइम, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी पहले तो वो खत्म हो गई, उसके बाद जो पुलिस थी वो पुलिस भी नाकाम हो गई, तो फिर यहाँ पे आर्मी को लाना पड़ा, बीएसएफ आया, आरआर को लाया गया और सारा कंट्रोल जो है उनको दे दिया गया। हालांकि अभी तक आप देखते हैं मोस्ट ऑफ जगह पे आर्मी का ही कंट्रोल है, बैंकर बनाए जाते हैं और सारा डिसीजन फिर आर्मी खुद लेती है, उनको एक्स्ट्रा पावर्स दिए जाते हैं। तो ये भी एक मार्शल लॉ की सूरत होती है। इसी तरह इसमें अथॉरिटी क्या होती है? मिलिट्री कमांडर्स होल्ड द पावर टू क्रिएट, एनफोर्स एंड सस्पेंड लॉज। यहां पर जो आर्मी के कमांडर्स होते हैं वो कानून बनाते हैं, वो कानून सस्पेंड करते हैं, वो नए लॉज बनाते हैं। एंड मे एस्टैब्लिश मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स फॉर सिविलियन, कि वो सिविल लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए अपने अलग कोर्ट्स बनाते हैं, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, जहां पर वो उनको पकड़ के लाते हैं और उनको सजाएं देते हैं। इट कैन बी अप्लाइड रीजनली और नेशनली एंड मे लास्ट फॉर ए डिफाइंड और अनडिफाइंड पीरियड। ये पूरे देश के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर लाया जा सकता है और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, कोई इसका फिक्स्ड टाइम नहीं है जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना आ जाए। ऐसी एग्जांपल हमें सिविल वॉर यूएसए के अंदर जो हुआ था, नेचुरल डिजास्टर जो साउथ कोरिया के अंदर 1979 में हुआ था, तो वहां पर हमें जो है इस चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ा। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें, अनलाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और मार्शल लॉ इन इंडिया कवर्ड अंडर आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 जो है इस मार्शल लॉ को या स्टेट इमरजेंसी को जो है कंट्रोल करता है, which focuses on maintaining order. Full martial law replaces civil and legal process with military justice. कि यहां पर जो है जब मार्शल लॉ आता है तो ये हमारे सिविल लीगल प्रोसेस को मिलिट्री जस्टिस के साथ रिप्लेस कर देता है। क्लियर? जियोपॉडी, जियोपॉडी क्या होता है? यानी डबल जियोपॉडी, यानी जियोपॉडी इन लॉ रेफर्स टू द डेंजर ऑफ क्रिमिनल कन्विक्शन एंड पुनिशमेंट एन एक्यूज्ड पर्सन फेसेस ड्यूरिंग अ ट्रायल. It is primarily recognized through the doctrine of double jeopardy, which prevents an individual from being tried or punished twice for the same offense. तो ये
सेम ऑफेंस के लिए अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया है, उसको पुनिशमेंट हुई है, तो पुनिशमेंट के बाद उसको दोबारा उस केस में नहीं फंसाया जा सकता और दोबारा उसी केस के लिए उसको सजा नहीं हो सकती। इसको जियोपॉडी बोलते हैं। यानी कानून में इस चीज के लिए प्रोटेक्शन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट है और हमारे यहां इंडिया के अंदर आर्टिकल 20 और सेक्शन 2 जो है वो इस चीज की प्रोटेक्शन देता है एक इंडिविजुअल को कि उसको जो है दोबारा सजा नहीं दी जाएगी सेम ऑफेंस के लिए। इसको हम लॉ टर्मिनोलॉजी में जियोपॉडी बोलते हैं। अच्छा, लॉ रिपोर्ट। लॉ रिपोर्ट क्या होता है? जो भी डिसीजन आते हैं कोर्ट की तरफ से, जो भी फैसले कोर्ट करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसकी एक किताब बनती है, उसकी एक डायरी बनती है और ये सारी चीजें जो है नोट कर दी जाती है ताकि आइंदा आने वाले जमाने में, फ्यूचर में इनकी जरूरत जब पड़ेगी तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इनसे फायदा उठाया जा सकता है। यानी a law report is a published authoritative record of judicial decisions from higher court serving as legal precedent. It contains the case title, facts, legal issues, arguments and court judgment. यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं, डेली बेसिस पे आप देखते हैं कितने केसेस आते हैं और इन केसेस का टाइटल क्या है, उनमें क्या फैक्ट था, उसमें कौन से लीगल इश्यूज डिस्कस किए गए, कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ और बाद में कोर्ट का क्या जजमेंट हुआ। तो ये सारा एक जजमेंट जो है, सारा जो एक केस होता है, ये फिर बाद में लॉ रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है और जब ये पब्लिश किया जाता है तो ये एक अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड बन जाता है, यानी एक एथेंटिक रिकॉर्ड बन जाता है जुडिशियल डिसीजंस का, जो बाद में हमारे लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट मतलब कि अगर ऐसा ही केस कभी दोबारा होता है तो हमें आसानी होती है जजमेंट देने में, हम इस लॉ रिपोर्ट की रेफरेंस देते हैं। मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले कोई केस हुआ और उस केस को बाद में लॉ रिपोर्ट में पब्लिश किया गया। अब 10 साल के बाद सेम ऐसा ही केस आया, सेम सिचुएशन है, सेम सर्कमस्टेंसेस है, तो फिर कोर्ट को आसानी होती है, वो उस लॉ रिपोर्ट के अंदर वो केस निकाल कर उसी के मुताबिक जजमेंट देते हैं। इसीलिए जो केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर है, इनको इंडियन लॉ रिपोर्ट्स में रखा गया है, जो पब्लिश होता है और ये 1875 से पब्लिश हो रहे हैं। पब्लिश अंडर द इंडियन लॉ रिपोर्ट 1875 से लेकर ये पब्लिश हो रहे हैं और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें इन सारे केसेस की सारी डिटेल होती है। अब इंडिया में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये सारे लॉ इश्यूज निकालता है और ये इनके ऊपर रिव्यू करता है, ये एग्जिस्टिंग लॉज जो है रिकमेंडेशन देता है। ये सारी चीजें इस इंडियन लॉ रिपोर्ट में होती है, इनको लॉ रिपोर्ट्स कहा जाता है। ILR इसको बोला जाता है, इंडियन लॉ रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनकी कॉपी मिल जाएगी। और लॉयर के लिए असल में क्या है, ये लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दीज रिपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर लॉयर्स टू आइडेंटिफाई न्यू लीगल प्रिंसिपल्स एंड फॉर कोर्ट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लॉ। ये लॉयर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉ रिपोर्ट, उसको ये पता लगता है कि नए लीगल प्रिंसिपल्स क्या है और इसी तरह जो जस्टिस है कोर्ट के अंदर लॉ की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन किया जाए। इन्हें जो डिसीजन आज आया है ये सेम वही डिसीजन है जो इससे पहले दिया गया था। ऐसा नहीं कि क्राइम एक बंदे ने किया है तो उसको अलग अलग पुनिशमेंट मिली है, इसलिए लॉ रिपोर्ट उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? अच्छा, पॉपर। पॉपर इन लॉ, पॉपर किसको बोलते हैं? इज एन इंडिविजुअल हु लैक्स द फाइनेंशियल मीन्स टू पे द रिक्वायर्ड कोर्ट फी टू इनिशिएट और मेंटेन अ लॉ सूट। कि अगर आपको कोर्ट में कोई केस करना है तो आपके पास पैसा नहीं है, है ना, आप फी नहीं पे कर सकते, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो अंडर द फ्रेमवर्क लाइक ऑर्डर ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड इन इंडिया सच इंडिविजुअल्स कैन सीक परमिशन टू फाइल अ पॉपर सूट और सूट बाय एन इंडिविजुअल पर्सन विदाउट पेइंग कोर्ट फी। तो ऐसे लोगों को ये छूट दी जाती है जो गरीब होते हैं, जो फी पे नहीं करते, उनको ये छूट दी जाती है कि वो कोर्ट फीस के बगैर भी
जो है कोर्ट में अपना केस कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। उसके लिए उनको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहां पर वो लिखेंगे कि दैट दे हैड नो प्रॉपर्टी, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो बेचारे गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, तो इनको इस फीस के अंदर जो है छूट मिल जाएगी। तो ये प्रोविजन क्यों रखा गया है? ताकि गरीबी की वजह से किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो जस्टिस सबका राइट है, इसलिए सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आती है, उसके पास फी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको कानून इस चीज की माफी देता है। अच्छा, इसी के साथ एक और टर्म यूज हम करते हैं, प्रूबोनो। प्रूबोनो का एक लैटिन वर्ड है फॉर द पब्लिक गुड, इसका मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स द प्रोफेशनल हाई क्वालिटी सर्विस, मोस्ट कॉमनली लीगल असिस्टेंस provided voluntarily and free of charge to those in need, such as low income individuals and non profit organizations। जो हमारी एनजीओज है या जो लो इनकम इंडिविजुअल्स है, उनको भी हाई क्लास हाई लेवल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, या लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जाती है? अंडर प्रू बोनो, यानी फॉर पब्लिक गुड। ताकि इससे क्या होता है? इट सर्व्स टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, यानी जस्टिस सबका राइट है, जस्टिस सबको मिले। तो इसके लिए यह चीज की जाती है कि इनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और वो भी प्रोफेशनल। लॉयर्स प्रोवाइड फ्री प्रोफेशनल लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने बोला था, जो लीगल एड होता है, उसी तरह से ये लीगल सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक और टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इज एन इंडिविजुअल और बिजनेस डिक्लेयर बैंकरप्ट बाय अ कोर्ट, यानी जब कोर्ट किसी इंसान को, किसी शख्स को डिक्लेयर करता है कि यह बैंकरप्ट है, यानी इसका दिवालिया निकल गया है, इसके पास कर्जा, इसके पास पैसा नहीं है, और हु हैज नॉट येट बीन रिलीज्ड फ्रॉम देयर डेबिट ऑब्लिगेशंस, कि इसके ऊपर जो कर्जा है ये अभी उससे आजाद नहीं हुआ है, और ऐसे बंदे को डिक्लेयर किया जाता है अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट। फिर क्या होता है? उसको लीगल सुपरविजन में रखा जाता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि वो कोई फाइनेंशियल डीलिंग ना करे, वो किसी से पैसा ना ले, वो कोई कंपनी एस्टैब्लिश ना करे, वो कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस ना करें। इसलिए इसको लीगली इस चीज से रोका जाता है जब तक उसके ऊपर जो चार्ज है वो ना वापस ना लिया जाए। तो ऐसे बंदे को जब अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट प्रूव किया जाता है, तो फिर ही कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस सच एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, कि वो एमएलए या एमपी की कुर्सी पे कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और यह तब तक रहता है जब तक कोर्ट की तरफ से उसको पूरी तरह से बरी ना कर दिया जाए। इसलिए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को रोका जाता है कोई भी कंपनी चलाने से, कोई भी एग्रीमेंट करने से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से, और अगर वो इसके बावजूद ये काम करेगा तो उसको इंप्रिजमेंट होती है, उसको फाइन होता है, उसको पेनल्टी होती है। यानी कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये बंदा आप भरोसे के लायक नहीं है, और ये बंदा कोई भी बिजनेस, कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग अब नहीं कर सकता। इवन अगर वो एमएलए या एमपी है तो उसको वो जॉब भी छोड़ना पड़ता है। अच्छा, कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी क्या होता है, कोई बताओ? कितने लोग करते हैं? एक बंदा कर सकता है कॉन्स्पायरेसी? सर एक भी कर सकता है, लेकिन यूजुअली एक से ज्यादा एंगेज होते हैं। हाँ, यानी कॉन्स्पायरेसी इन अ लॉ इज एन एग्रीमेंट between two or more people to commit an illegal act or to achieve a lawful goal through illegal means। यानी जब दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे कहीं पर मिलकर एग्रीमेंट करें, प्लान करें कि हमें एक इलीगल काम करना है, हमें डाका डालना है, बैंक को लूटना है, रॉबरी करनी है, या कोई और काम करना है, किडनैपिंग करनी, मर्डर करना है,
तो जब ये दो या दो से ज्यादा लोग कहीं पर मिलकर ये प्लान करेंगे और इनका ये प्लान एक्सपोज हो गया तो इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। क्यों? अभी तो इन्हें कुछ नहीं किया। ये कहेंगे भाई हमने तो अभी कुछ नहीं किया। कहेंगे नहीं, आपने प्लान किया था, आपने एग्रीमेंट किया था। इसको हम कॉन्स्पायरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। तो ये जो साजिश आपने की है, क्रिमिनल साजिश, कि कोई गलत काम करना है, अभी इलीगल आप काम नहीं किया, लेकिन अगर आप कामयाब हो जाते तो आप बहुत बड़ा कांड करते, इसलिए उनको पकड़ा जाता है, उनको सजा दी जाती है। क्यों? कहते हैं इट इज कंसिडर्ड बिगिनिंग क्राइम। कहा जाता है एक क्राइम की शुरुआत है। मीनिंग द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज पुनिशेबल इवन इफ द प्लान्ड क्राइम इज नेवर कंप्लीटेड। मतलब यह है कि ये जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है ये पुनिशेबल है, इसमें उनको सजा मिलेगी। क्यों? हालांकि अभी उन्होंने क्राइम नहीं किया है, सिर्फ प्लान किया है और वो प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको सजा दी जाएगी। इसमें कोर ऑफ द क्राइम इज द एग्रीमेंट इटसेल्फ व्हिच डज नॉट नीड टू बी फॉर्मल और रिटन। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्रीमेंट। अगर वो रिटन फॉर्म में ना हो या फॉर्मल ऑर्डर ना हो, लेकिन उन्होंने किया है, जबानी एग्रीमेंट किया है, तो वो कंसिडर किया जाएगा ऑफेंस। लाइबिलिटी क्या है इनकी? Conspirators can be held liable for the conspiracy itself and any crime committed by other members in furtherance of the conspiracy। यानी जो ये conspiracy कर रहे हैं उनको लाइबल पकड़ा जाएगा, उनको इसके लिए सजा मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर कोई conspiracy कर रहा है फ्रॉड, रॉबरी या ब्राइबरी का, the crime is designed to allow law enforcement to intervene before a planned crime is। ये पुलिस को, अथॉरिटीज को अलो करता है कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये रॉबरी या फ्रॉड या कोई और कॉन्स्पायरेसी करना चाहते हैं तो इससे पहले कि वो ये करे, इनको पकड़ा जाए, इनको बंद कर दिया जाए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो टर्म हम यूज करते हैं वो है रेप्यूजेंसी। Repugnancy in law refers to a direct, irrevocable conflict between two legal provisions, typically a central federal state law within a concurrent jurisdiction। यानी जब दो लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और ऐसी सिचुएशन को रेप्यूजेंसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जब सेंट्रल लॉ आता है और यहां से स्टेट लॉ आता है फेडरल सिस्टम में, इंडिया की अगर हम बात करें या यूएसए की हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट दूसरा कानून बनाती है, तो इन दो लॉज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ उस सिचुएशन को रेप्यूजेंसी कहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पॉसिबल टू ओबे वन विदाउट वायलेटिंग द अदर, कि अगर हम एक चीज को माने तो दूसरा वायलेट हो जाएगा। सेंटर की बात माने तो स्टेट का लॉ वायलेट होगा, स्टेट का लॉ माने तो सेंटर का लॉ वायलेट होगा। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 254 आर्टिकल जो है वो इसका एक सोल्यूशन निकालता है कि अगर ऐसी रेप्यूजेंसी हो जाती है तो सेंट्रल लॉज वाइड माने जाएंगे और स्टेट लॉज वाइड माने जाएंगे और सेंट्रल लॉज जो है प्रिवेल हो जाएंगे, अनलेस कि उनमें प्रेसिडेंशियल एसेंट ना हो। यानी अगर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो लॉज बनाए जाते हैं, सेंटर भी बनाता है, स्टेट भी बनाता है, और अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा, इसमें कोई रेप्यूजेंसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो फिर स्टेट लॉ ही प्रिवेल होगा। इसको हम लीगल टर्म में रेप्यूजेंसी बोलते हैं।